वेलकम एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको पढ़ने से पहले हमें लिमिट का कंसेप्ट जानना जरूरी है। एक्चुअली लिमिट और कंटिन्यूटी ये ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं बजाय कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के। तो पहले लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट जो आप लोग पीछे 11th में पढ़ के आए हैं उसको थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो छोटा सा एक इंट्रो कर लेते हैं। लिमिट लिमिट को जानने के लिए एक तो आपको चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एक है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए हम करते हैं, मान लीजिए किसी पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं हम, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो ये लिखी जाती है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। ये ए माइनस का मतलब है ए के लेफ्ट में, और यहां पर जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये होती है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस और एफ एक्स। जब ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें और इनके मान बराबर हों तो हम कहते हैं फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करती है। द लिमिट ऑफ एफ एक्स इज सेट टू एग्जिस्ट at x equal to a if limit x tends to a minus fx and limit x tends to a plus fx, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट both exist and are equal। तो एग्जिस्ट का मतलब इसमें इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरे, ऑसिलेट नहीं करनी चाहिए वैल्यू। ऑसिलेट वैल्यू का केस आएगा तो उसको हम लेंगे। तो तीन चीजें ध्यान रखना, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ऑसिलेटिंग नहीं होनी चाहिए। और एक चौथी चीज और होती है कि ये इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए। इमेजिनरी नंबर तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका जितना भी वर्क है सब रियल कैलकुलस में पढ़ रहे हैं आप, रियल नंबर का कैलकुलस है, तो इसमें तो इमेजिनरी नंबर आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम वर्सेटाइल वे में बात करें तो उस समय अगर कोई भी और फंक्शन है जो कॉम्प्लेक्स नंबर भी दे सकता है तो उस समय यहां पर इमेजिनरी नंबर भी नहीं आना चाहिए। तो प्लस इन्फिनिटी माइनस 15 होना चाहिए, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, जैसे a प्लस आइटा बी या 2 आइटा 3 आइटा, ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। और उसके अलावा इसकी वैल्यू ऑसिलेट नहीं करनी चाहिए इन दोनों से किसी भी लिमिट की। और फिर अगर ये इक्वल हैं तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है और दोनों की कॉमन वैल्यू के बराबर है। ठीक है, that to exist and its value is equal to the common value of both limits। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, लिमिट निकालने की जरूरत क्या पड़ी, जरा उस पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए फंक्शन एफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 100 अपॉन एक्स माइनस 10। कोई कहे जरा बताइए भाई एफ ऑफ 10 कितना है, कुछ कह देंगे साहब इसका मान 0 हो जाएगा, कुछ कह सकते हैं इसका मान इसको खोलेंगे x माइनस 10 एक्स प्लस 10 किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला सबने पढ़ा ही होता है 9th क्लास से, और उसके बाद नीचे x माइनस 10 इनको काट दिया, 10 रख दिया, 20 उत्तर बता दिया। तो 20 तो इसका उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप x माइनस 10 से x माइनस 10 नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि अगर आपने 10 यहां रखा तो 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, 0.0 को ऐसे नहीं काटा जा सकता। 0.0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिश्चित मान है, तो इसमें आप 0 को 0 से नहीं काट सकते कभी भी। इसके मान अलग अलग आ सकते हैं, कभी 1 आता है, कभी 0 आता है, कभी इन्फिनिटी आता है। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसके बाद डिटेल में बताऊंगा।
तो यहां पर ये जो चीजें हैं, ये इनफॉर्म है, इसको आप ऐसा नहीं काट सकते, 0 0 को नहीं काट सकते, इतना तो आप बिल्कुल पक्का कर ही लो, 0 0 कभी नहीं काटा आपने। तो F10 का मान कैसे आएगा? तो F10 का मान नहीं आ सकता, ये है अनडिफाइंड, इसको हम फिलहाल अनडिफाइंड रखेंगे। अब तक जो हम जानते हैं ना उसको अनडिफाइंड रखेंगे, जितना हम गणित अब तक जानते हैं, जितना आप 11 से पढ़ के आए हैं वहां तक, आगे पढ़ने पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर आज की डेट में अनडिफाइंड है तो कोई जरूरी नहीं है आगे भी अनडिफाइंड रहे। कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले अनडिफाइंड थी और अब वो डिफाइंड हो गई हैं, तो फिलहाल मैं इसको अनडिफाइंड रख रहा हूं, लेकिन अगर आपने मेरे साथ जुड़े रहे और आगे की क्लासेस में मेरे से पढ़े तो बताऊंगा कि ये भी आगे चल के डिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड जैसी चीज अभी आज की डेट में बहुत मॉडर्न एज में हम आ चुके हैं, बहुत आगे निकल चुकी है जो अनडिफाइंड है। तो फिलहाल F10 इज अनडिफाइंड, जितनी हमारी नॉलेज अब तक की है। तो इसमें क्या करेंगे, हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 10 और fx। अब जो लिमिट x टेंड्स टू 10 मैं कह रहा हूं, तो x की वैल्यू 10 नहीं है, 10 को टेंड कर रही है, 10 नहीं है, x इज इक्वल टू 10 नहीं है, x 10 को टेंड कर रहा है, 10 के नजदीक है, और इतना नजदीक है कि आप 10 और उस नंबर के बीच में कुछ और नहीं ला सकते। जैसे जैसे ये देखो 10 है आपका, ठीक है, अब 10 के आप लेफ्ट में आओ, नजदीक, जितना नजदीक जा सकते हो, तो आप कहोगे ठीक है 9.9 बहुत नजदीक है 10 के, मैं कहूंगा नहीं 9.99 और भी ज्यादा नजदीक है, फिर आप कहोगे नहीं एक 9 और लगा लेते हैं और पास चला गया 10 के, मैं कहूँगा नहीं एक 9 और लगा लो और पास चला गया 10 के, तो आप 999 लगाते चले जाओ, हजारों करोड़ों लगा लो, तब भी 10 तो नहीं होगा ना ये, और 10 के नजदीक होगा। तो ऐसे मानों की बात हो रही है, मतलब ऐसा मान भी वो जो आप लिख ना पाओ, इतना नजदीक चला जाएगा 10 के कि आप लिख नहीं पाएंगे, कल्पना में ही रहेगा कि बहुत ज्यादा पास है, तो होंगे लिमिट x टेंड्स टू 10। उस समय अगर आप रख रहे हैं, अब ये x माइनस 10 से x माइनस 10 कटेगा और ये आपका 10 प्लस 10, तब ये उत्तर आएगा 20। और ये जो मान है ना, ये अप्रोक्सीमेट मान है, इसमें कहने में हमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। लिमिट में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, इवन पूरे कैलकुलस में, पूरे इंटीग्रल कैलकुलस में, पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस में, पूरी फिजिक्स में, आप जब भी वैल्यू निकालते हो हमेशा आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हो। किसी टीचर से बात करके देख लेना, जितनी बार भी आपने लिमिट कंसेप्ट यूज करा है, आपने हर बार अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली है, एग्जैक्ट वैल्यू आपने आज तक नहीं निकाली। पूरी फिजिक्स उठा के देख लो, ज्यादातर कंसेप्ट जितने भी हैं, 90% से ज्यादा कंसेप्ट्स में जब भी वैल्यू निकाली जाती है अप्रोक्सीमेट होती है। और गणित पढ़ने वाले कहते हैं हम तो हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, आप हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हो। 2-4% केसेस में अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हो, 2 + 2 कितना होता है 4, वो अलग बात होगी छोटी क्लासेस में। जब आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एडवांस फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्यों अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दिया मैंने आपको, एक्स रख ही नहीं सकते आप इसमें। और अब ये 20 नहीं है, 20 के नजदीक कोई वैल्यू है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेटली 20 के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्सीमेट का साइन है, एक ऊपर जो है ऐसे बार बनाया, 2 नीचे लाइन बनाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लेकिन हम इसको इक्वल टू ही लिख के चलेंगे, नेवर माइंड। तो इसमें आपको जरा सी शर्म नहीं होनी चाहिए इस बारे में कि हम कृतज्ञ होते हुए हम अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। कंसेप्ट ही वहां तक है हमारे पास, ज्यादा आगे का है ही नहीं, इतनी ज्यादा मैथ्स हम जानते ही नहीं है। तो यहां पर जो हम लिमिट की बात कर रहे हैं, हमेशा अप्रोक्सीमेट, लिमिट का नाम मतलब भी देखो ना आप, अप्रोक्सीमेशन, लिमिट, सीमा आ गई, उसके आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो ठीक है। तो यहां पर जो लिमिट का कंसेप्ट है वो ऐसे काम करेगा, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो कह दी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उनकी कॉमन वैल्यू के बराबर है। तो ये तो हो गया भाई लिमिट, इतना ही हमें इसके बारे में इंट्रो रखना था। अब आ जाते हैं हम कॉन्टिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी संततता, संततता, कंटिन्यूटी, संततता, कंटिन्यूटी, संततता, लगातार। कोई अगर मान लीजिए कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, उसको आप ड्रॉ करते हैं कैसे, sin x का फंक्शन, y = sin x का कर्व, ये आप लोगों ने खूब पढ़ा है, कुछ लोगों ने इसको बराबर ड्रॉ भी करा है। ये कुछ इस तरह के जो है लूप्स बनाता वो चलता है, ये देख लें थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है ये। तो y = sin x, इसका सारे मान जो 1 और -1 बीच में रहते हैं, y के सारे मान 1 और -1 बीच में रहेंगे। लगातार कर्व है, इसमें कहीं भी कोई भी देखे आप कट नहीं आ रहा, कहीं कर्व टूट नहीं रहा। अगर कर्व कहीं टूट नहीं रहा, कोई कट नहीं आ रहा, तो समझ लेना कंटिन्यूअस है, ये हमेशा कंटिन्यूअस है। cos x भी कंटिन्यूअस होता है, लेकिन अगर tan x का ग्राफ लें आप,
ये x इक्वल टू π/2 और ये x इक्वल टू -π/2। इनको ग्राफ को ध्यान रखा करो, ये बहुत काम की चीजें हैं। जरा सा भी ये मत सोचो कि ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ा करो। यहां पर आप देखो -π/2 π/2 बीच में जो कर्व लेते हैं, tan x का ग्राफ बनता है, वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है और इस तरह की ब्रांचेस आगे चलती चली जाती है। π/2 3π/2 बीच में भी ऐसी ब्रांच आएगी। तो यहां पर जो ब्रांच आएगी ना वो ऐसे स्टार्ट होगी, ऐसे जाएगी, और यहां पर जो ब्रांच होगी वो ऐसे आ रही होगी। ठीक है जी। तो ये जो ब्रांच आई यहां पर आप देखिए π/2 पर टूट गई ब्रांच। π/2 पर आप देखिए π/2 से जस्ट पहले कर्व अनंत की ओर जा रहा है, देख रहे हैं, रुकेगा थोड़ी, अंत तक जाएगा। और π/2 से जैसे इधर हुए तो ये -इन्फिनिटी से आता हुआ नजर आ रहा है। ये π/2 तरफ गया, ये ये इन्फिनिटी तरफ गया, ये -इन्फिनिटी से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे में यहां पर कर्व टूट गया है, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया है। तो ये x इक्वल टू π/2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, -π/2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, आगे 3π/2 डिसकंटिन्यूअस होगा, ये डिसकंटिन्यूटी है। इसके अलावा डिसकंटिन्यूटी देखिए एक तरह से और होती है। अगर मान लीजिए कोई कर्व है मेरे पास, एक ब्रांच मैंने ये बनाई और इसकी ही एक ब्रांच एक ही आ रही है। अब इसको कैसे डिफाइन करें? ये देखो ये x की नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो जब x की नेगेटिव वैल्यूज हैं तो मैं कहता हूं भाई fx का मान हम ले रहे हैं मान लीजिए 2। ठीक है जी। और ये जो कर्व है, ध्यान है आपको, कुछ कुछ शेप पैराबोला जैसी है ना, y इक्वल टू x स्क्वायर, ये y इक्वल टू 2। y fx मेरा एक ही बात है, ध्यान देना, fx और y एक ही बात है। तो यहां पर ये 2 या फिर x स्क्वायर, जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या हुआ, कर्व टूट गया। आप कर्व को अगर देख पा रहे हैं तो यहां पर कर्व की ब्रांच यहां पे आई और उसके बाद यहां पे स्टार्ट हो रही है। टूट गया ना कर्व, लगातार नहीं है। तो जहां टूट गया वहां डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। डिसकंटिन्यूअस, असंतत। तो असंतत का उल्टा संतत, जहां पर टूटना ना हो, लगातार बहता रहे कर्व एक फ्लो में, तो वो कर्व हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं। ठीक है। तो कंटिन्यूटी अगर हम ग्राफिकली देखें तो लगातार, ठीक है, लगातार कर्व का फ्लो है, वो कहलाता कंटिन्यूअस। अब इसको मैथमेटिकल डिजाइन दें तो ए फंक्शन fx is said to continuous, is said to be continuous at x is equal to 2, at x equal to a, if the left hand limit extends to a minus fx और fa का मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस fx, ये तीनों चीजें बराबर हों। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तब। और बीच ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, fa का मतलब x का मान a रखने पर f का मान क्या आ रहा है, वो मान हमारे पास होना चाहिए। तो कई बार तो हमें निकालना पड़ता है, कई बार ये दिया होता है। तो जब ये तीनों चीजें बराबर आती हैं तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया है। ठीक है। तो यहां पर अगर ध्यान करो पीछे वाले लिमिट वाली परिभाषा से, देखें तो ये हमारा जो मान है लिमिट का, ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें देखिए, दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए लिमिट के लिए, और फिर वैल्यू तो फंक्शन बराबर होनी चाहिए। ये दोनों आपस में इक्वल और फंक्शन की वैल्यू के बराबर, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो आप देख रहे हैं लिमिट का कितना ज्यादा इसमें प्रभाव है कंटिन्यूटी में, कि लिमिट के एग्जिस्टेंस के बिना कंटिन्यूटी नहीं आ सकती। पहले लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसके बाद फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है। तो फंक्शन की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं जब भी क्वेश्चन दिया होगा, और उसके बाद में हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ सवालों में डायरेक्ट भी कर देते हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनमें सिंपली हम निकाल देते हैं वैल्यू को। अदरवाइज लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट से ही निकालना चाहिए, पूरा काम तो तभी माना जाएगा। तो अब मैं आ रहा हूं इसमें एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज ऑन कंटिन्यूटी, तो अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और आप थोड़ा सा हिंदी पर इंग्लिश जहां भी कहीं अभाव रह जाए उसको आप बुक से कंसल्ट करके पूरा करते रहिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, या यहाँ भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज दीजिए, सर इसका क्या मतलब है। कोई भी चीज़ समझ ना आए तो ये फिर आपकी जिम्मेदारी है, फिर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा उसे। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि फलन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 5 पर संतत है।
Prove that the function fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5. यहां पर एक पॉइंट पर मैं कंटिन्यूटी चेक करा रहा हूं, दो पर आप बिल्कुल उसी तरह से कर लेंगे। मैं -3 पर करा देता हूं, 0 5 पर बिल्कुल वैसे ही आप कर लेना। तो यहां पर टू टेस्ट द कंटिन्यूटी of fx at x is equal to -3, फलन fx की हिंदी में आप लिख लें, फलन fx की संततता का परीक्षण x इक्वल टू -3 पर। तो संततता का परीक्षण कर रहे हैं इसमें x इक्वल टू -3 पर। तो सबसे पहले f ऑफ -3 निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ध्यान दीजिए, हमेशा सबसे पहले वैल्यू निकालिए। f ऑफ -3 कैसे आएगा? डायरेक्ट यहां सीधे -3 रख दो। तो 5 इंटू -3 और -3, माइनस के 15, -3 माइनस के 18। तो अब मेरी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों -18 आई, मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लिख देते हैं इसको, ऑल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3। तो बायां पक्ष x इक्वल टू -3 पर बाई लिमिट, बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू -3। तो इसको लिखेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस का मतलब -3 के लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाल रहे हैं, -3 में से कुछ घट रहा है, और fx। इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 को हटा देंगे, लिमिट h टेंड टू 0 कर देंगे, h लेके आते हैं इसमें, और यहां पर हो जाएगा f ऑफ -3 माइनस h। वैसे ये चीज आप लिमिट पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर से समझ लीजिए, तो ये लिमिट आती है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक h लेके आते हैं, h टेंड टू 0, और f ऑफ -3 माइनस h करते हैं। तो जहां भी कहीं x आ रहा हो वहां पर -3 माइनस h कर देना है। तो यहां पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 और -3 माइनस h, तो 5 टाइम्स -3 माइनस h और माइनस के 3। तो यहां पर अब आप h को 0 रखिए, h को 0 रखेंगे तो माइनस के 15 और -3 माइनस के 18 आ रहा है, तो माइनस के 18 ये मान हो जाता है। ठीक है जी। तो अभी इसमें राइट हैंड लिमिट और निकालनी है, एक पेज और ले लेते हैं। तो अब लीजिए इसमें राइट हैंड लिमिट, दाया पक्ष, दाई राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इज इक्वल टू -3। शायद उसमें ऑफ fx लिखना भूल गया हूं मैं, ऑफ fx। ये ना इस तरह से एक एरो बना करके ऐसे लिख देते हैं, तो मतलब इसके बीच में कुछ ही लिख रहे हैं, ऑफ fx। छोटी क्लास सिखाया जाता है, बहुत से लोगों को नहीं सिखाया जाता है, ध्यान रखें। ऐसे जो मैंने y बनाया ना उल्टा, इसका मतलब ये है कि ये पूरा यहाँ पे टांग दिया मैंने, बीच में कुछ भूल गए तो ऐसे ऊपर लिखने का पूरा एक नियम है, स्टैंडर्ड रूल है इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में हिंदी से चलता है। राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x इक्वल टू -3, इसको लेने के लिए आप करेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -3 में कुछ जोड़ रहे हैं और fx। इसको करने के लिए क्या करना है, लिमिट h टेंड टू 0 फिर आएगा, अब की बार -3 प्लस h करना है। पहले -3 माइनस h था, अब -3 प्लस h, क्योंकि हम -3 के राइट में देख रहे हैं। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी आपके पास लिमिट h टेंड टू 0, तो आपके पास जो वैल्यू थी ये 5x माइनस 3, तो x की जगह पर -3 प्लस h कर दे, -3 फिर से h को 0 कर दो, तो 5 इंटू -3 माइनस के 18, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ गए। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx और आपका f ऑफ -3, और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू
-3 प्लस और f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ गए हैं। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है, तीनों बराबर आ गए हैं। इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। बहुत आसानी से हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इसको पकड़ सकते हैं। कहीं मैं इंग्लिश में लिखूं, कहीं मैं हिंदी में लिखूं, दोनों चीजें कैच किया सकती हैं, क्योंकि लिखना का काम है ही बहुत कम, सब कुछ करने का है मैथ्स में। कंटिन्यूटी लिखा, यहां लिख दो फलन सतत है, क्या रह गया इसमें। और सिमिलरली आप कंटिन्यूटी ड्रॉ करेंगे बाकी दोनों पॉइंट्स पर। सिमिलरली डू पार्ट्स फॉर x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5। कोई भी अंतर नहीं है, जहां भी कहीं -3 इस्तेमाल करा है मैंने, वहां 5 लिखो सब जगह और वैल्यू को चेंज कर दो। 5 पंजे 25, -3 22 आएगी वैल्यू। और ऐसे ही 0 के लिए करना है सभी जगह, सभी जगह यही चलेगा। ठीक है जी, तो इसको आप निपटा लेंगे। इसके बाद सवाल कह रहे हैं x इक्वल टू 3 पर फलन को -1 के सातत्य की जांच कीजिए। तो ये बिल्कुल वैसे काम करेगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ये आप निपटाएंगे। कोई चीज समझ में आए, कोई चीज अगर परेशान करे तो भेजो आप मुझे, किसी किताब की हो, किसी बोर्ड की हो, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होना चाहिए, आप भेज दीजिए। निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। सातत्य, सातत्य, कंटिन्यूटी, फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। तो यहां पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें कहां दिक्कत है, यहां पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो आप वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। जैसे यहां पर x इक्वल टू 5 पॉइंट तो दिया नहीं है, यहां पर आप देखिए इन सवालों में पॉइंट्स दिए थे, यहां पर x इक्वल टू 3 पॉइंट दिया हुआ है, यहां पे x इक्वल टू 3। इस सवाल में क्या है, पॉइंट आपको दिए नहीं है, सॉरी, इस सवाल में पॉइंट आपको दिए नहीं है, तो पॉइंट आप ले सकते हैं। और ये जो फ्लो है लिमिट्स का, हम डायरेक्ट लेंगे इन सवालों में। अब जैसे f इक्वल टू x-5 है, लीजिए f इक्वल टू x-5, तो यहां पर अगर मान लीजिए आप 5, तो इसमें दिया नहीं है 5, तो 5 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट एनी ए कंटेंड इन R। कंटेंट R का मतलब a कोई भी रियल नंबर है, a कोई भी वास्तविक संख्या है। तो अगर आप एफ ए निकालते हैं तो वो a-5 ही के लिए। अब जैसे मान लीजिए आपको चाहिए f4 कितना होगा, 4-5 कर दिया। f3 कितना होगा, 3-5 कर दिया, -2 आ जाएगा। f0 कितना, -5 हो जाएगा। f5 कितना, 0 हो जाएगा, एंड सो ऑन, सारी वैल्यूज हैं। तो बहुत ही बचकाना सवाल है। अब इसके लिए थोड़ा सा आप एक चीज और स्ट्रक्चर बना लो। नंबर 1, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। रियल नंबर लाइन पर कहीं से कहीं तक देख लो, -∞ से +∞, पॉइंट भी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। तो कौन से फंक्शन है ऐसे, साइन एक्स का फंक्शन, कॉस एक्स का फंक्शन, ई की पावर एक्स का फंक्शन, और पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कंटिन्यूअस एवरीवेयर का मतलब एवरीवेयर, कहीं भी रियल नंबर लाइन में कहीं से कहीं तक खर्चे कंटिन्यूअस मिलेंगे। तो यहां पर पॉलिनोमियल का मतलब जानते ही आप लोग, क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं। पॉलिनोमियल का मतलब जैसे आपने कोई भी लिखा है f(x), उधर लिखते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। अगर किसी फंक्शन f(x) में कोई आपने फंक्शन लिखा a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 प्लस एंड सो ऑन, और आपका an ऐसे लिखा, तो यहां पर क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो n यहां पर इंटीजर होना चाहिए, वेयर n इज ए इंटीजर, n इज एन इंटीजर। तो ये इंप्लाई करेगा f(x) इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n।
ऑफ डिग्री एन डिग्री का, एन इंटीजर होना जरूरी है। यानी अगर आप देखें टर्म्स आ रही हैं, ऐसा हो सकता है a1 की वैल्यू 0 हो जाए, a2 की वैल्यू 0 हो जाए, तो जितनी भी टर्म्स आएंगी उनमें x की पावर हमेशा इंटीजर होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लें, जगह थोड़ी कम रह गई इसमें, बस इसको क्या कर लेते, चलिए थोड़ा हो गया, इधर ले लेते। तो यहां पर डिग्री n का पॉलिनोमियल लिया हमने। तो जैसे मान लीजिए एफ एक्स आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। आपने लिखा x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। आपने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल है। आपने लिखा x की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। अब देखो इसमें एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं आ रही, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं आ रही, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, इसमें x नहीं आ रहा, इसमें दोनों चीजें आ रही हैं। तो ये सब पॉलिनोमियल्स है। आपको केवल ये देखना है कि जितनी भी पावर्स हैं वो सब इंटीजर होनी चाहिए। कांस्टेंट को भी आप x की पावर 0 तो कह ही सकते हो, और यहाँ कांस्टेंट आ रहा है an। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब लीजिए इसमें सेकंड पॉइंट, अगर मान लीजिए दो फंक्शन है आपके पास एफ एक्स और जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस, if fx and gx are two continuous functions, इसको अलग से नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है इस समय। fx ये दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, देन fx प्लस gx कंटिन्यूअस होगा। यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, उनको जोड़ दो, कंटिन्यूअस रहेगा। जैसे sin x और cos x दोनों कंटिन्यूअस है, sin x प्लस cos x कर दिया, कंटिन्यूअस रहेगा। sin x प्लस e की पावर x कंटिन्यूअस रहेगा, e की पावर x प्लस cos x कंटिन्यूअस रहेगा। कोई पॉलिनोमियल जुड़ रहा हो, मान लो x स्क्वायर प्लस sin x हो, वो भी कंटिन्यूअस रहेगा, x स्क्वायर प्लस cos x हो, वो कंटिन्यूअस रहेगा। तो अगर कोई भी दो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं, उनको जोड़ दिया, वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। दोनों का डिफरेंस वो भी कंटिन्यूअस रहेगा, fx माइनस gx कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। इसके अलावा दोनों का प्रोडक्ट fx इंटू जी एक्स, ये भी कंटिन्यूअस रहने वाला है। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये तीनों कंटिन्यूअस हैं। लेकिन एफ एक्स अपॉन जी थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है, पहले लिख देता हूं उसको, आर कंटिन्यूअस, आर ऑल्सो कंटिन्यूअस, ऐसे लिख, आर ऑल्सो कंटिन्यूअस, आर ऑल्सो कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है। बट एफ एक्स अपॉन जी एक्स is continuous, is also continuous if gx is not equal to 0। जिस भी पॉइंट बात कर रहे हैं आप, मान लीजिए x इक्वल 2 में बात कर रहे हैं, तो f2 अपॉन g2 की बात कर रहे हैं आप, तो उस समय g2 का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो भी मान आ रहा हो, यानी डिनोमिनेटर 0 ना हो, सीधी सी बात रखो ना, fx अपॉन gx कह रहे हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए उस पॉइंट पर। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लूं, एक पेज और ले लेते हैं, जैसे आप ले लें इसमें, असल में क्या चीजें चलती है ना, तो कोई चीज निकल के आती है, उसको बीच में लेना ही पड़ता है। अब यहां पर मैं इसमें ले रहा था जस्ट जीएक्स के लिए, मान लीजिए फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, एफ एक्स से मान लो आपके पास एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहां पर कोई कहे कि भाई f2 का मान कितना है, तो f2 का मान नहीं निकाल सकते, f2 का मान यहां पे नहीं निकाला जा सकता, पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 पर आप देखें इसका मान 0 हो रहा है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर जहां 0 होगा वहां फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, डायरेक्ट कह दो। उसके अलावा सभी जगह कंटिन्यूअस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये कंटिन्यूअस, ऊपर वाला पार्ट भी कंटिन्यूअस है, नीचे वाला पार्ट भी कंटिन्यूअस है, तो इनका रेशियो भी कंटिन्यूअस है। बस ये 0 नहीं होना चाहिए था, 0 हो रहा है 2 पर, तो 2 पर हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस है, इसके अलावा सभी जगह कंटिन्यूअस है। बट कंटिन्यूअस
एल्सवेयर सभी जगह कंटिन्यूस है। तो डिनोमिनेटर जहां जीरो होगा वहां पर हमें सततता चेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल था, इसमें आराम से दिख रहा है, लेकिन कई बार फंक्शन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूस है या नहीं। ये जितना भी चल रहा है ना कंटिन्यूटी का, यही बेस बन के जाता है आईआईटी के एग्जाम के लिए, यही बेस बन के जाएगा आपके ग्रेजुएशन की। किसी भी तरह की कंटिन्यूटी आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपका ये बेस वर्क चल रहा है। तो ये हमारा चल रहा था। देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं, fx being a polynomial is continuous everywhere। तो मैं इस झगड़े को हटाता हूं लेफ्ट राइट के, और इसको मैं यहां से डिस्कार्ड करता हूं, या फिर इसको और करके लिखिए, और fx being a polynomial is continuous everywhere। बहुपद की वजह से फंक्शन कंटिन्यूस है सभी जगह। तो इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट। हाँ एक चीज और रहेगा इसमें बताने से, तो भी देख लेते हैं। हमारा फंक्शन, तुमने 2 पॉइंट बात कर ली, तीसरा और लीजिए, तीसरा का पॉइंट। अगर मान लीजिए fx कंटिन्यूस है, fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, तो ये इंप्लाई करेगा 1/fx इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, प्रोवाइडेड, शर्त है, प्रोवाइडेड कंडीशन, प्रोवाइडेड f शुड नॉट बी 0। तो वही वाली बात आ गई, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो काम खराब हो जाएगा। तो f अगर 0 है तो काम चल जाएगा। तो यहां पर आ जाइए अब सवाल में, यहां पर क्या दिया है, f x 1/x-5। अब x1 5 नहीं है, साफ साफ कह दिया अगले ने कि 5 नहीं है। तो यहां पर ये जो फंक्शन है ना, ये आपका हमेशा कंटिन्यूस है। तो एक काम करते हैं, लेट gx is equal to x-5, then it implies gx is a polynomial thus continuous everywhere। कंटिन्यूस के लिए छोटा सा ना CTS भी लिख लेते हैं, कंटिन्यूस एवरीवेयर। फिर भी एग्जाम में मैं राय नहीं दूंगा कि आप लिखें, लेकिन अपने व्यवहार में आप इसको लिख सकते हैं CTS। तो gx इज ए पॉलिनोमियल thus continuous everywhere, अतः ये सतत है सभी जगह। तो देयरफॉर fx, क्योंकि 1/x-5 है, 1/gx 1/x-5 इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, 5 के लिए उन्होंने मना कर ही दिया, एवरीवेयर एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 5। तो 5 को छोड़ देंगे, एक्सेप्ट लिख दिया। अब नॉट इक्वल टू मत लिख देना, एक्सेप्ट आप लिख चुके हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगी। एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 लिखो तो एक्सेप्ट मत लिखना। चलिए जी, अब आ जाइए इसमें सी पार्ट। यहां पर उन्होंने कहा कि x1 -5 नहीं है, ठीक है, बढ़िया है ना, नहीं है तो इसको आप करिए x-5 x+5 बटे x+5। अब यहां पर क्या है, x+5 से x+5 कट जाएगा। क्यों कट गया, क्योंकि x का मान -5 नहीं है। तो काट सकते हैं, 0/0 थोड़ा ना बना भाई, x1 -5 से काट दो, और ये रह गया x-5। Therefore fx is a polynomial thus continuous everywhere, और कहां छोड़ के, एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू -5। -5 को छोड़ देंगे, उसके बाद फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यहां तक पहुंचते ही नहीं हम। नेक्स्ट लीजिए, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x-5। अब ये जो मॉड ऑफ x-5 है, जरा इसकी तसल्ली से आप तारीफ सुनिए। मॉडुलस फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन जो मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, ऐसे नहीं पढ़ा होगा। देखो मॉडुलस फंक्शन सब जानते हैं कि पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता कैसे है, इसके लिए इसकी परिभाषा पे जाना पड़ेगा। तो परिभाषा ये कहती है कि मॉडुलस ऑफ x का मान या तो x होगा या -x होगा। x होगा जब x पॉजिटिव है, और जब x नेगेटिव है तो ये -x होगा। अब साहब दिक्कत लग रही है, ये -n कैसे आ गया, मॉड x का मान नेगेटिव कैसे हो सकता है। लेकिन आपको इधर भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव तभी तो मैं कह रहा हूँ -x।
तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसके लिए एक उदाहरण रख लेते हैं। अब जैसे -5 का मॉड +5 होता है, तब जानते हैं होता है। क्यों होता है, कैसे होता है? एक काम करते हैं, x को -5 मान लेता हूं मैं। लेट x इज इक्वल टू -5। अब जैसे x को -5 माना तो x नेगेटिव हो गया, दिस इंप्लाइज x इज नेगेटिव। अब अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ x कितना, इस परिभाषा से देखिए, -x। अगर x नेगेटिव तो -x। तो अब जरा 5 पुट कर दो, -5 पुट x इज इक्वल टू -5। जैसे ही आपने -5 पुट करा तो मॉडुलस ऑफ -5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -5, ये बन गया प्लस का 5। तो -5 का +5 होता है ऐसे, यानी खूबसूरत बात। तो यहां पर नेगेटिव नंबर अगर आप लेंगे तभी जाकर के उसका मॉडुलस पॉजिटिव आया है। डेफिनेशन ये देती है ना, यहाँ पर -x लेंगे तभी पॉजिटिव आएगा। तो ये मॉडुलस फंक्शन है। अब इसी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। ऑल्सो रिमेंबर, ये सब आप फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, बट ये मेरी जिम्मेदारी है मैं दोबारा बताऊं। मॉडुलस ऑफ x माइनस ए अगर चाहिए हमें, तो ये होगा x माइनस ए या a माइनस एक्स, डिपेंडिंग अपॉन x की वैल्यू a से बड़ी है या बराबर है, या x की वैल्यू a से छोटी है। ध्यान रखेंगे परिभाषा इसी से आई है। आप x की जगह x माइनस सब जगह फिट करो, यही आ जाएगा। x की जगह x माइनस फिट कर दो सब जगह और सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस जरा यहां ले लीजिए आप इसे। तो देयरफॉर fx का मान जो कि हमें दिया है मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, या तो x माइनस 5 होगा या 5 माइनस एक्स होगा। तो उसकी अगर आपको जरूरत हो उससे करो, इस वाली परिभाषा से। इसको हम पहले इससे करते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं सवाल को। तो यहां पर आसान वाला तरीका बताता हूं पहले आपको। तो इसमें निकालते हैं पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और हाँ पहले चलिए इसमें वाला काम कर लेते हैं, तो ब्रेक कर ही लेता हूं। ब्रेक किया तो x माइनस 5 और 5 माइनस एक्स ये बनेगा। और x माइनस 5 तब जब x1 5 से बड़ा या बराबर है, और 5 माइनस एक्स तब जब 5 से छोटा है। तो आप देखिए जब भी 5 से बड़ा है तब x माइनस 5 पॉलिबल फंक्शन हो गया। 5 से जब बड़ा है तो एक ही पॉलिबल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। 5 के बाद कंटिन्यूस है फंक्शन। अगर मान लो ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, कोई कहता है बताओ भाई 6 पे कंटिन्यूस है, मैं कहता हाँ कंटिन्यूस है। 7 पे कंटिन्यूस है, हाँ कंटिन्यूस है, क्योंकि पॉलिबल फंक्शन है ना, कंटिन्यूस होगा। यहां पर कोई कहे 5 से पहले, ये मान लो ये है ही नहीं ऊपर वाला, यहां पर इसको छुपा लो और इसे देखो आप। तो अगर मैं कहूँ x का मान 4 पे कंटिन्यूस है या नहीं, बिल्कुल है साहब, पॉलिबल है ना, ये कंटिन्यूस है। तो जब भी आप 5 से पीछे लोगे तो कंटिन्यूस, 5 के बाद लोगे तो कंटिन्यूस, और 5 पर चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 में फंक्शन टूट गया, अलग अलग हो गया है, फंक्शन का मान बदल गया है। यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। ये वो पॉइंट है जो मैं कह रहा था, जब फंक्शन टूटता है वहां पर हमें चेक करना पड़ता है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या नहीं। तो यहां पर 2 लाइन तो आप लिख दो पहले, सिंस बोलता हूं आप लिखिए, सिंस fx is a polynomial for x greater than equal to 5 and also for x less than 5, therefore fx is continuous for all values of x which are greater than 5 and which are less than 5। हिंदी में लिखना चाहें, फलन fx, x का मान जब भी 5 से बड़ा है, x greater than 5 के लिए लिखना, x greater than 5 इक्वल टू वाला मत लिखना, x greater than 5 ऐसे लिखना, x greater than 5 के लिए तथा x less than 5 के लिए सतत है, सतत है, क्योंकि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहां पर ये हमारे पास fx पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया और ये दोनों साइड कंटिन्यूस हो गया। तो अब हम टेस्ट करेंगे कंटिन्यूटी केवल 5 पर। देयरफॉर to test the continuity, ये मैं आपको पूरा काम बता रहा हूं, अगर इससे कम कोई बताता है तो कम बता रहा है। ये कंप्लीट चीज बता रहा हूं कि आपको दोनों साइड देखनी है, 5 से ज्यादा पर, 5 से कम पर और 5 पर। तो 5 से कम ज्यादा के लिए डायरेक्टली लिख देंगे, 5 पर हम बात करेंगे। टू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 5।
टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 5। 5 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। एक पेज ले लेते, देखिए यहां पर तो 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू दो फंक्शन। तो पहले तो एक्स इक्वल टू 5 पर वैल्यू तो f5 we have f5 x माइनस 5 है ना हमारा, 5 माइनस 5 x माइनस 5 है मान। 5 पर इक्वल टू 5 पर ये यहां पर है, तो ये 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, तो f5 हो गया 0। फिर इसके बाद लीजिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 5 माइनस h। हमेशा जब भी जो आएगा, जैसे f ऑफ a माइनस करते थे a माइनस h, माइनस 3 करा तो माइनस 3 माइनस h, 5 माइनस h। यहां पर कुछ नहीं करना है आपको, यहां लीजिए लिमिट h टेंड टू 0 और f ऑफ 5 माइनस h, तो यहां पर x माइनस 5 वैल्यू 5 माइनस h। अब देखो यहां पर आ जाओ, 5 माइनस h 5 से कम है, देखो 5 माइनस h 5 घट रहा है ना, तो 5 से कम हो गया, 5 से कम हो गया तो 5 से कम वालों के लिए ये मान है, 5 से ज्यादा के लिए ये मान है, 5 से कम वालों के लिए लेंगे तो 5 माइनस एक्स, तो x की जगह पर आप रख देंगे 5 माइनस h, 5 माइनस 5 माइनस h, 5 से 5 कट जाएगा और आपका प्लस h आ जाएगा, प्लस h यानी कि 0, h टेंड टू 0 आ जाएगा। इसी क्रम में आप लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। और यहां पर अब ये 5 प्लस h 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा के लिए आप इस वाले रूट पर आएंगे, 5 से ज्यादा 5 प्लस h माइनस 5, 5 प्लस h माइनस 5, 5 तो देखो फिर कटेगा और ये 0 आ गया, तो तीनों 0 है। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स और f5 और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स आर ऑल कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस हो गया, सभी जगह कंटिन्यूअस हो चुका है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, देयरफॉर दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। 10 बाकी सब जगह हम देख चुके थे, सभी जगह कंटिन्यूअस था, 10 एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर हमेशा हर जगह कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, इसको निपटाइए आप, और कल इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस और लूंगा, बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। और इस बात की चिंता मत रखना, आप चाहे यूपी बोर्ड के हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, चाहे आईएससी बोर्ड के हैं, सभी की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ मिलेंगी। और अभी मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे वो आपके आईएससी बोर्ड के हों, सभी के क्वेश्चन कंपाउंड करके जगह पर उससे कराऊंगा। उससे आपको बड़ा फेथ रहेगा कि ये चीज़ें हमारी आ रही हैं, इस तरह के सवाल आ रहे हैं और किस बोर्ड में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपकी अगर मंशा हो कुछ अच्छी, तो फिर उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स आईआईटी की भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको आईआईटी की प्रॉब्लम्स भी इसमें जुड़वानी है या नहीं। ओके, गुड डे एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।